हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। और ये दोस्तों, ये क्वेश्चन केवल रेलवे एग्जाम में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि अभी आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो हमारा यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, जो कि हमने वन लाइनर फॉर्म में इसको ले लिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 368 में किया गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अगर हम बात करें कि अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो दोस्तों अब तक जो है कुल संशोधन की हम बात करें तो 106 संशोधन हो चुके हैं संविधान में अब तक की, अगर मैं बात करूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संविधान संशोधन की जो अवधारणा ली गई है, प्रक्रिया ली गई, कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों ये ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ये आपका जो प्रावधान लिया गया है संविधान संशोधन का। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। याद रखना है सारी बातें आपको। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, जिसमें से किसको दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को, यानी जो खेल के कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड ये दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से। ठीक है, 1985 इसकी शुरुआत हुई थी। किसके नाम पे, आप सभी को पता है, अर्जुन के जो गुरु थे जिनका नाम क्या था, गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पर इस अवार्ड को रखा गया है। बात करते हैं इसमें धनराशि कितनी दी जाती है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी धनराशि दी जाती है किसी पुरस्कार में। तो दोस्तों इसकी जो राशि है कितनी है, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख रुपए इस मतलब अवार्ड में दिया जाता है, जिसको भी मिलता है। तो एक बेहतरीन कोच को ये चीज़ मिलता है जिसने लगातार, ठीक है, कई बार परफॉर्मेंस दिया हो, मतलब जो भी उसके सीखने वाले होते हैं, जो भी उसके प्लेयर्स होते हैं जिनको सिखाते हैं, अगर ये बढ़िया कर रहे होते हैं, बढ़िया सिखा रहे होते हैं, सारा कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तो आप सभी को पता है एक बेहतरीन काम करने के लिए, एक बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़े। तो अगला पॉइंट जो दोस्तों ये है हमारा विटामिन से रिलेटेड। कह रहा है विटामिन डी की कमी से क्या होती है भाई, हड्डियां कमजोर होती है। आप सभी को पता है कि हड्डियों को कमजोर होने की जो प्रॉब्लम होती है कहाँ से, विटामिन डी से। अब विटामिन डी का जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ से होता है, आप सभी को पता है, सनलाइट। तो ये आपका नेचुरल रिसोर्स होता है सनलाइट। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी विटामिन है जो हार्मोन विटामिन कहलाती है, मतलब जो हार्मोन के नाम जाने, हार्मोन विटामिन। तो दोस्तों आपका विटामिन डी ही है जो हार्मोन के नाम से जानी जाती है, यानी हार्मोन विटामिन के नाम से जानी जाती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि धूप अगर नहीं मिलती, मतलब विटामिन डी नहीं होती, तो हड्डियां जो होती हैं, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग आपका इसकी कमी से हो जाता है, विटामिन डी की कमी से। बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, जी हाँ, अगला पॉइंट हमारा है कि केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो सबसे पहली चीज दोस्तों अगर मैं बताऊं कि केसरी नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 1881 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, केसरी नामक समाचार पत्र की। और ये किस भाषा में थी, तो दोस्तों ये मराठा में थी। ठीक है, ये मराठी भाषा में थी, ये मराठी भाषा में थी केसरी। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि असहयोग आंदोलन जो आपका समाप्त हुआ था, वो तो फिलहाल के लिए हुआ था 12 फरवरी 1922 को। लेकिन अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, देखो समाप्त कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 को, लेकिन शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1 अगस्त। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो कब हुई थी दोस्तों, ये 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की। क्लियर है। चलो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका ये जो धनश्री
धनश्री जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र, ये आपकी जो धनश्री नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी जो लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो 352 किलोमीटर, इसकी महज 352 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। आप सभी को इस बात को ध्यान देना है। और ये निकलती कहाँ से? तो नागालैंड के आपका ये जो होता है बेसिकली, अगर हम यहाँ बात करें तो ये नागालैंड के लाइसोंग, ठीक है, लाइसोंग शिखर से निकलती है। ये लाइसोंग, ठीक है, लाइसोंग शिखर से निकलती है। कौन नदी? ये धनश्री नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मोहनजोदड़ो किसके किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता होगा कि अगर हम बात करें वर्तमान में तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये क्या है आपका? सिंध प्रांत में, ठीक है, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये वर्तमान में स्थित है। और आप सभी को पता होगा जो मोहनजोदड़ो है इसको क्या कहा जाता है? इसे शवों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे शवों का टीला कहते हैं, ठीक है, इसे शवों का टीला कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन पूछा गया है कई तरह के एग्जाम में, इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1959 को। डेट भी कई बार पूछा जाता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस संविधान के संशोधन के मुताबिक हुई थी, तो दोस्तों ये जो आपका भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी किस संशोधन के तहत हुई थी? 73वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी। इतनी बातें आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो आपका पॉइंट है, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आप सभी को पता है नेफ्रोलॉजी जो होता है किडनी के स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी, देखो लॉजी शब्द जहां भी लगता है इसका मतलब होता है स्टडी। जैसे मैंने बोल दिया साइटोलॉजी, इसका मतलब हो जाएगा किसका? कोशिका का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी को क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का रीजन, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आपसे पूछा जाए किडनी की जो इकाई है, इसकी जो इकाई कौन सी इकाई? कार्यात्मक इकाई। तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है आपको? नेफ्रॉन, ठीक है, क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन। आप सभी को पता होना चाहिए। तो नेफ्रोलॉजी जो होती है वो किडनी का अध्ययन होती है। किडनी का वजन कितना होता है दोस्तों? तो आमतौर पर बात करते हैं 150 ग्राम एक किडनी का वजन होता है एक वयस्क इंसान की, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका सोना का रासायनिक प्रतीक। देखिए तो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है, जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? वो क्या है दोस्तों? एयू क्यों? कि लैटिन भाषा में इसका नाम क्या होता है दोस्तों? ऑरम होता है। क्या होता है? ऑरम होता है, ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया। क्योंकि वैसे आमतौर पर लोग सोना समझेंगे तो सोना वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड। तो क्या समझ जाएगा? जीओ होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो लैटिन भाषा के नाम पर उनका पहला और दूसरा लेटर के हिसाब से इनके नाम रखे गए। जैसे अगर हम बात कर लें सोडियम की, तो सोडियम का प्रतीक तो एसओ होना चाहिए, क्योंकि तो लिखा जाता है सोडियम, तो ऐसे प्रतीक एसओ होना चाहिए, लेकिन होता है Na, क्योंकि लैटिन भाषा में Na क्या होता है? नेट्रियम होता है। क्या होता है आपका? नेट्रियम होता है। तो नेट्रियम होने की वजह से Na। आपका पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम को क्यों लिखा जाता है? उसको पी लिखा जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको कैलियम कहा जाता है, ठीक है, लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है? कैलियम कहा जाता है। तो आयरन जो होता है, आयरन का ही होना चाहिए, लेकिन उसको क्या बोला जाता है? उसको फेरस बोला जाता है या फेरम बोला जाता है। ये बातें आप सभी को पता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो लैटिन भाषा के मुताबिक रखे गए हैं। जैसे हम सिल्वर की बात करें तो SI होना चाहिए, लेकिन इसका रखा गया AG। अब AG क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम जो क्या है वो क्या है आपका? अर्जेंटम। तो अर्जेंटम की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? AG। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट या सेकंड लेटर से बनाए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके लैटिन भाषा के फर्स्ट और सेकंड लेटर से बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब जिनका पहला और दूसरा लेटर होता है। कई बार आप देखेंगे एक बिल्कुल सिंपल एक ही लेटर आपको देखने को मिलेगा, कई बार 2 लेटर देखने को मिलती है, जैसे इसी में आप देख लीजिए। ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट्स पर आप सिंबल लिख रहे हैं तो पहला वाला लेटर हमेशा कैपिटल में एंड सेकंड वाला हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो AG लिख रहे हो तो AG ऐसे लिख दो, ये गलत तरीका होगा, ठीक है। अब तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी बातें आप सबको तो पता ही होगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, अगला पॉइंट है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी।
बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। दोस्तों देखिए, पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में। अगर हम बात करते हैं ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो दोस्तों ये चली थी 1951 से 2017 तक, ठीक है, जो कि नीति आयोग द्वारा क्या ये रिप्लेस कर दी गई थी, ठीक है, आप सभी को ये बात पता होगी। तो 1951 से 2017 तक आपका ये आपका पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक बात आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर जैसे हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं 1951 से 1956 की अगर हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना, एंड उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच में अगर हम देखेंगे, तो पहली पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पे, महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्यों की गई थी आप सभी को पता है, बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म लाना था जो है, जैसे ऐसा समझो कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, मतलब देश को तरक्की की ओर ले जाना। हर 5 साल में एक टारगेट होता था, ठीक है, और उस टारगेट कई बार मतलब उम्मीद से ज़्यादा भी पहुंच जाते थे, कई बार उम्मीद से कम भी पहुंचा गया है, ठीक है। चलिए, आप कमेंट करेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो इसके लिए आपको मिल जाएगी, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी इसके बारे में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को देखते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में तो डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा। बात करते हैं 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम के समय मुगल शासक कौन था दोस्तों, बहादुर शाह जफर। 1857 के समय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की क्रांति आप सभी को पता होगा, उस समय भारत का जो मुगल शासक था वो कौन था, बहादुर शाह जफर था, ठीक है। बात करते हैं दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है दोस्तों, जिम्नास्ट से संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है कौन, दीपा कर्माकर। ये बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगला पॉइंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितनी है, तो ये है आपका 74.04%, 74.04% भारत की साक्षरता दर। ये भारत की साक्षरता दर को बता दो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। बात करते हैं कजरी क्या था दोस्तों, कजरी लोक नृत्य है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, बहुत फेमस लोक नृत्य है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ईरान भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नहीं करता है मेरे भाई, इस बात को आपने ध्यान देना है। जो ईरान है वो भारत के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं जेब्रा का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों जेब्रा के अगर वैज्ञानिक के नाम की हम बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों इकोस क्योगा, इकोस क्योगा, इसका जो क्या होता है वैज्ञानिक नाम होता है जेब्रा का, याद रखना आप सभी को। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों, आप सभी को पता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात करें तो इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। और इन्होंने खोज किसकी की थी दोस्तों, इन्होंने आविष्कार किया था किसका, खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल इन्होंने जो आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। अब बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल, ये कौन थे भैया, ये रसायनज्ञ भी थे, ठीक है, ये रसायनज्ञ भी थे, ये आपके अभियंता भी थे, यानी हम बोल सकते हैं इंजीनियर भी थे, ठीक है, और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, व्यापारी भी थे। तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने किसकी खोज करी थी, डायनामाइट की खोज करी थी। कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। चलिए बात करें अगले पॉइंट की तरफ। अगला है आपका ओडिशा में क्रोमाइट का उत्पादन होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओडिशा में क्रोमाइट का उत्पादन होता है, तो इसका क्रोमाइट जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा FeCr2O4, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा FeCr2O4, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, सभी को पता होगा दोस्तों, कहाँ है, वो मणिपुर में है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो है आपका मणिपुर। कौन सी झील पर, केबुल लामचाओ, यार पता है कमेंट करके बताइएगा कौन सी, ठीक है। ये जो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कहाँ पर दोस्तों, मणिपुर में है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है आपका,
हाँ, अगले पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें तो अगला पॉइंट है कि अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर बात करें कि अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा कोई कानून या फिर कोई नियम, कानून या नियम जारी किया जाता है। कोई कानून या नियम जारी किया जाता है, और विशेष करके कब, जब आपका संसद या विधानसभा, ठीक है, संसद या विधानसभा दोनों के दोनों क्या हो, सत्र में ना हो। मतलब दोनों सत्र में ना हो, उस दरमियान, दोनों जब सत्र में नहीं होते उस दरमियान जो आपका क्या होता है, उस दरमियान आपका राष्ट्रपति द्वारा जो मतलब नियम या कानून जारी किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अध्यादेश बोला जाता है। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।